हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है ब्लड फिजियोलॉजी का, जो कि है हीमोपोइसिस। ठीक, तो इसमें हीमोपोइसिस सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि शायद सिर्फ ब्लड सेल्स बन रही है, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लड सेल्स बन नहीं रही होती है, उनके फॉर्मेशन के साथ साथ उनका मैचुरेशन और रिलीज भी हो रहा होता है। तो हीमोपोइसिस में अगर आरबीसीज बनी तो इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसीज बनी तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट्स बनी तो इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस या मेगाकैरियोसाइटोपोइसिस। ठीक, इसके बाद चाहे कोई भी ब्लड सेल बने उसको फॉलो करना होता है एक यूनिवर्सल रूल, जिसको हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक थ्योरी ऑफ हीमोपोइसिस। तो ये मोनोफाइलेटिक थ्योरी ऑफ हीमोपोइसिस क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी ब्लड सेल, वेदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, कोई भी ब्लड सेल अराइज होती है एक सिंगल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। हमने कहा इस सिंगल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो कहा इट कैन डिफरेंशिएट एंड इट्स कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद तो मोनोफाइलेटिक थ्योरी ऑफ हीमोपोइसिस के बारे में अगर कहना हो तो इट स्टेट्स दैट ऑल द ब्लड सेल अराइज फ्रॉम अ सिंगल प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दैट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास यही प्लूरिपोटेंट सेल होती है। इसके बाद इस प्लूरिपोटेंट सेल से बनती है प्रोजेनेटर सेल। प्रोजेनेटर सेल को हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी, इसको हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, तो अभी प्रोजेनेटर सेल दो टाइप की हो सकती है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। तो जो ये लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल है इससे क्या बनती है? इससे बनती है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और जो ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है, अगर ये आगे चल के इरेथ्रॉइड सीरीज की तरह इरेथ्रॉइड सीरीज को फॉलो करें तो उसके बाद आरबीसीज बनेंगी इससे। अगर ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट सीरीज को फॉलो करे तो इससे क्या ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स बनेंगी। और अगर ये मेगाकैरियोसाइट सीरीज को फॉलो करे तो इससे क्या बनेगी? प्लेटलेट्स बनेंगी। ठीक, तो इतना समझ आया। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, जो कि है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक, तो इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे शुरुआत होती है, इसकी साइट्स क्या होती है? पहले 2 मंथ तक ये होता है यॉर्क सैक में, इसके बाद 3rd मंथ में ये होता है लिवर और स्प्लीन में, और 5th मंथ से बर्थ तक, और बर्थ के बाद ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। तो देखिए इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है प्रोनोमोब्लास्ट। प्रोनोमोब्लास्ट, इस प्रोनोमोब्लास्ट को हम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, तो इससे क्या बनती है? इससे बनती है अर्ली नोमोब्लास्ट। उसके बाद इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, और आखिरी में क्या बनती है? रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट के बाद बनती है इरिथ्रोसाइट, हमारी मैच्योर इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले ऊपर से नीचे आते आते हमारा साइज क्या होता जाता है? साइज कम होता जाता है। तो आखिरी में इरिथ्रोसाइट का साइज होता है 6.9 से 7.4 माइक्रोमीटर तक। इतना हमें समझ आ गया। सबसे पहले प्रोनोमोब्लास्ट, अर्ली नोमोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट, लेट नोमोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, इरिथ्रोसाइट। तो ये जो इंटरमीडिएट नोमोब्लास्ट है, ठीक, इसी में क्या होता है? इसी में न्यूक्लियस डिसअपियर होता है और इसी में हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। यानी यहां तक क्या था? यहां तक न्यूक्लियस था और इसके बाद क्या? हीमोग्लोबिन है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या देखना है? ये जो रेटिकुलोसाइट है, इस रेटिकुलोसाइट का जो काउंट होता है, इस रेटिकुलोसाइट का काउंट होता है 0.5 से 2% अडल्ट्स के केस में। क्योंकि इन्फेंट्स में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा इरिथ्रोपोइसिस हो रही है, तो उनके केस में होता है 2 से 6%। 2 से 6%। ठीक, इसके बाद एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस।
नाम से ही पता चल रहा है मेडुला के बाहर, बोन मैरो की जो मेडुलरी कैविटी होती है उसके बाहर कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? हीमोपोइसिस बोन मैरो की मेडुलरी कैविटी के बाहर हो रही है। ठीक, तो हमने तो कहा था कि 5th मंथ से लेकर बर्थ तक और बर्थ के बाद सिर्फ बोन मैरो में बन रहा है। लेकिन अगर इसके पहले बात हम करें तो इसके पहले इन्फेंट्स में क्या होता है? ये देखो, इन्फेंट्स में तो ये नॉर्मल है। इसके बाद अडल्ट्स के केस में क्या होता है? एडल्ट्स के केस में ये नॉर्मल नहीं है। ठीक, इतना समझ आया। तो बोन मैरो के सिवा अगर और कहीं पे हीमोपोइसिस हो अडल्ट्स में तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। इन्फेंट्स के केस में तो ये नॉर्मल है, लेकिन एडल्ट्स के केस में क्या है? इट्स साइन टू वरी। ओके, तो इसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तो रेगुलेशन में क्या होता है? रेगुलेशन दो टाइप का होता है, जनरल रेगुलेशन और रेगुलेशन थ्रू स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर्स। ठीक, तो जनरल रेगुलेशन में क्या होता है? जनरल रेगुलेशन होती है एरिथ्रोपोइटिन की मदद से। अब बताओ एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सेक्रीट होगा? एरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट होता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी। ठीक, तो रेगुलेशन दो टाइप की होती है, जनरल रेगुलेशन और रेगुलेशन थ्रू स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर्स। अब जनरल रेगुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, और जो स्पेशल मैचुरेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अब एरिथ्रोपोइटिन कहाँ कहाँ से आता है? सबसे पहले मेनली ये आता है 90% ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी, और कुछ अमाउंट में ये लिवर, फैलोपियन ट्यूब और ब्रेन से भी आता है। इतना क्लियर हो गया। अब कब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा? तो व्हाट आर द स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन? सबसे पहले हाइपोक्सिया, और सेकंड क्या होता है? सेल काउंट का कम होना। इतना समझ आ गया। इसके बाद कौन सी चीजें इरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज करेगी और कौन सी चीजें इरिथ्रोपोइटिन को डिक्रीज करेंगी? हमने कहा था कि मेल्स में आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजेंस, जिन एंड्रोजेंस के कारण क्या होती है? एरिथ्रोपोइटिन की एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, या एरिथ्रोपोइटिन की एक्टिविटी के साथ साथ एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है, तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। दूसरा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तीसरा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप याद रखना चाहो तो कॉपर, आयरन, ये भी क्या करते हैं? एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन को कौन डिक्रीज करता है? हमने पहले ही देखा था कि फीमेल में क्या होता है? फीमेल में आरबीसीज की मात्रा कम होती है। तो हमने कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे कि फीमेल में क्यों कम होती है। फीमेल का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो एस्ट्रोजन होता है उसके कारण क्या होता है? उसके आरबीसीज की जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती है। इन्फेंट्स का हम आगे देखेंगे। और दूसरा एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं थियोफाइलिन। इसके कारण भी क्या होता है? आरबीसीज की जो कंसेंट्रेशन है, आरबीसीज का जो नंबर है, या इरिथ्रोपोइटिन की जो सेक्रीशन है वो इसके कारण भी कम होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था एक जनरल आइडिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन टू हीमोपोइसिस, मोनोफाइलेटिक थ्योरी ऑफ हीमोपोइसिस जिसमें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होती है, उसकी साइट्स पढ़ी थी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस पढ़ी, और अब हमने पढ़ी रेगुलेशन। अब हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, तो इसी के साथ साथ हमारा जो तीसरा टॉपिक था हीमोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।